Hello, प्रिय शिष्यों, how are you? I hope you will be quite well. मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं आज अपने चैनल एसएसपी एकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। आज हम व्याकरण के बारे में थोड़ी जानकारी आपको देंगे। व्याकरण क्या है? व्हाट इज ग्रामर? ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि व्याकरण वह विद्या है जिसके माध्यम से हम किसी भी भाषा को शुद्ध ढंग से पढ़ना, लिखना और बोलना जानते हैं, समझते हैं। तो अब ये जो व्याकरण आपको जानना है, इसमें आप रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग आप सीखते हो। तो व्याकरण वह कला है, वह कुशलता है, वह क्षमता है जो आपको रीडिंग करना, शुद्ध ढंग से रीडिंग करना सिखाती है, राइटिंग करना सिखाती है, लेखनी सिखाती है एंड स्पीकिंग बोलना सिखाती है। तो आप ध्यान से समझ लीजिए कि व्याकरण वह विद्या है जिसके माध्यम से हम किसी भी भाषा को शुद्ध ढंग से पढ़ना, लिखना और बोलना समझ पाते हैं। इसके बाद हम आज वॉवेल और कॉन्सोनेंट के ऊपर चर्चा करेंगे। वॉवेल जिसको हिंदी में हम स्वर कहते हैं, कॉन्सोनेंट जिसको हम हिंदी में व्यंजन कहते हैं। तो अंग्रेजी में जो 26 लेटर होते हैं, 26 लेटर, इस 26 लेटर्स में, अक्षर में 5 आपका स्वर होता है, ए, ई, आई, ओ, यू, और बाकी 21 जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है? जैसे आप व्याकरण के बारे में अभी आप समझे, वैसे वॉवेल और कॉन्सोनेंट के बीच क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, वो मैं बता रहा हूं। आप अच्छे से समझने की कोशिश करिए। 2 अंतर मैं बताऊंगा। एक तो आप किताब में पढ़ते रहते हो, और एक मैं बताऊंगा जो एक विवेक और बुद्धि से समझा जाता है कि क्या डिफरेंस होता है। प्यारे बच्चों, ये जो वॉवेल होता है 5 होता है। ये सभी जानते हैं कि वॉवेल की संख्या कितनी होती है, 5 होती है, ए, ई, आई, ओ, यू। और कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी होती है, 21। ठीक। अब वॉवेल और कॉन्सोनेंट में जो अंतर है, वो अंतर ये है, पहला अंतर आप ध्यान दो, पहला अंतर जो मैं बताने जा रहा हूं, जैसे आप जब कॉन्सोनेंट को बोलोगे तो बिना स्वर की सहायता से कॉन्सोनेंट को बोल ही नहीं पाओगे। जैसे बी बोलोगे तो बी में ई आ रहा, अगर आप डी बोल रहे हो तो डी प्लस ई आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये जो ई आ रहा है, ई आ रहा है, ये क्या है, स्वर है। तो व्यंजन, ये बी है, व्यंजन है, और इसमें ई आ रहा है, तो ये जो आपका कॉन्सोनेंट है बी और डी, आप जितने भी 21 पूरे हैं बोल के देख लीजिए, उसमें आपको स्वर आएगा। तो ये जो पहला अंतर देख रहे हो कि कॉन्सोनेंट को बोलने
पर स्वर आता है, उसमें स्वर मिला होता है। बिना स्वर की सहायता से व्यंजन नहीं बोला जा सकता। इसका मतलब कि कॉन्सोनेंट बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। लेकिन ध्यान रखिए, लेकिन जब स्वर बोलने जाते हो तो बिना व्यंजन की सहायता से बोलते हैं। एक कॉमन अंतर है ये। फिर से समझ लीजिए क्या मैं बताया। मेरा कहना है कि अगर आप कॉन्सोनेंट बोलोगे तो किसकी सहायता लोगे? स्वर की। ठीक, जैसे ले रहे हो बी में ई आ रहा है, डी में ई आ रहा है, सी बोल रहे हो तो सी प्लस ई आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये जो ई आ रहा है ये क्या है? स्वर है। तो अब कॉन्सोनेंट को बोलने में हम स्वर की सहायता ले रहे हैं। लेकिन जब आप वावेल बोलने जाओगे तो बिना व्यंजन की सहायता से बोलेंगे। देख लीजिए, ए बोल रहे हो, ए में कोई व्यंजन आ रहा? नहीं आ रहा। ई बोल रहे हो, ई में कोई व्यंजन आ रहा? नहीं आ रहा। आई बोल रहे हो, आई में कोई व्यंजन आ रहा? नहीं आ रहा। ओ बोल रहे हो, ओ में कोई व्यंजन आ रहा? नहीं आ रहा। यू में कोई व्यंजन आ रहा है? नहीं आ रहा। ठीक, तो अब यहां पर आपको समझना है कि हम जब वावेल को बोलने जाते हैं तो बिना व्यंजन की सहायता से बोलते हैं, लेकिन जब व्यंजन बोलने जाते हैं तो स्वर की सहायता लेते हैं। बात समझ में आई? ये पहला अंतर मैं बताया। ठीक, दूसरा अंतर जो मैं बताने जा रहा हूं उसको ध्यान रखिएगा। जब आप वावेल बोलते हो, क्या वावेल, जब आप वावेल बोलते हो तो आपके होठ सटते नहीं हैं। बोल के देख लीजिए, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, आपके होठ गोले हो जा रहे हैं, इधर उधर हो जा रहे हैं, लेकिन सट ये जिह्वा सॉरी ये जो होठ है सट नहीं रहे। जिह्वा आपकी स्थिर है, ए ई आई ओ यू। ये पहला अंतर। इसके अलावा जो मैं दूसरा बता रहा हूं, ये दूसरा जो बता रहा हूं, ये होठ नहीं सटेंगे, होठ आपके नहीं सटते हैं। क्या बोलने में? वावेल। होठ नहीं सटते हैं जब आप वावेल बोलते हो। लेकिन जब आप कॉन्सोनेंट बोलने जाते हो तो फिर देखिए आप, ए के बाद क्या आ गया? ए के बाद बी में होठ सट गए। आप डी बोल रहे हो, डी में खिंचाव आ रहा है, यानी जिह्वा एक तरीके से वहां एक्टिव हो जा रही है। हिंदी में आप देख लीजिए, जब आप स्वर बोलते हो तो आपके होठ नहीं सटते हैं। आ ई उ ए ओ औ, सटे होठ? नहीं सटे। लेकिन जब हिंदी के व्यंजन बोलते हो तो कहां से शुरू होता है? यहां से शुरू होता है। ध्यान से समझिए, जो मैं प्रोनाउंसिएशन करने जा रहा हूं उस बात को ध्यान से समझिए। जैसे क कहां से बोलते? क यहां से, क ख ग घ अंग, ये यहां अंदर से बाहर की तरफ आएगा। बोल के देख लीजिए, क ख ग घ अंग। फिर च, जीभ को देखते रहिए अपने, च छ ज झ इ, जीभ पर बराबर ध्यान दीजिए। ट ठ ड ढ अड़, अब ऊपर लड़ रहा है करके। फिर त थ, अब आ गया, जीभ कहाँ आ गए? दांत के ऊपर। त थ द ध न, प फ ब भ म। तो ऐसे क से उच्चारण जो हो रहा है ये एकदम बाहर की तरफ ऐसे चला रहा है व्यंजन का। लेकिन जब हिंदी के भी स्वर बोलोगे तो आपके होठ नहीं सटते। तो ये आपको बेसिक जानकारी मैंने दिया। क्या? फिर से एक बार समझ लो कि जब आप कॉन्सोनेंट को बोलोगे तो बिना स्वर की सहायता से बोलोगे, ठीक। लेकिन जब स्वर बोलोगे तो बिना व्यंजन की सहायता से बोलोगे। ये बात दिमाग में बैठा लो।
और दूसरा अंतर क्या मैं बताया कि जब आप स्वर बोलोगे तो आपके होंठ नहीं सटते हैं, आपके होंठ नहीं सटते हैं, लेकिन जब आप व्यंजन बोलोगे तब आपके होंठ, जिह्वा, आपके जो भी तालु होते हैं सब एक्टिव हो जाते हैं, सब कार्य करने लगते हैं। जैसे आप देख लीजिए, बोल के बता रहे हैं कि ये बी बोल रहे हो, डी बोल रहे हो, सी बोल रहे हो, तो ये अंतर हुआ। ठीक, ये अंतर आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम आपको टेंस के बारे में थोड़ा जानकारी हम देने जा रहे हैं। वो टेंस की आप जानकारी आज आपको दे रहे हैं। और अब रोज, क्योंकि लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम है, ट्रांसफार्मर जला हुआ है तो ये दिक्कत है, और मैं कोशिश करूंगा कि प्रतिदिन मैं एक टेंस कवर करूं आपके लिए, क्योंकि टेंस की जानकारी होना अति आवश्यक है। बाकी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच की भी जानकारी मैं आपको देता रहूंगा। मैं पूरी तरह से आपको फुल्ली ग्रामेटिकल जानकारी दूंगा, और किताबें की भी जानकारी मैं अच्छी तरीके से आपको देता रहूंगा। किताब में पढ़ाऊंगा। थोड़ी लाइट की व्यवस्था अगर हो जाती है तो मैं आपके लिए किताब जो भी आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है, कक्षा 9, 10, 11, 12, उस किताबों को मैं पढ़ाऊंगा, लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा। बाद में क्वेश्चन आंसर भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो टेंस के बारे में थोड़ा ध्यान दीजिए। टेंस, काल, क्या कहते हैं भाई? काल। तो आप मेरी तरीके से समझने की कोशिश करो। टेंस नाम का एक राजा था। टेंस नाम का एक राजा था। उस राजा को हिंदी में क्या कहते हैं? काल। क्या बताया मैं? टेंस नाम का एक राजा था, उसको अंग्रेजी में कहते हैं, उस राजा का नाम है टेंस, और हिंदी में उसका नाम है काल। इस टेंस राजा के पास, इस काल राजा के पास 3 बच्चे थे, 3 पुत्र थे। तीनों का नाम क्या है ये आप देख लीजिए। इस काल राजा के पहले लड़के का नाम था प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। और दूसरे लड़के का क्या नाम था? पास्ट टेंस। क्या? पास्ट टेंस। तीसरे लड़के का क्या नाम था? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। क्या मैं बताया? काल नाम का एक राजा था, उस राजा के 3 पुत्र थे। तीनों पुत्रों का क्या नाम था? एक लड़के का नाम था प्रेजेंट टेंस, दूसरे लड़के का नाम था पास्ट टेंस, तीसरे लड़के का नाम था फ्यूचर टेंस। हिंदी में इन लड़कों का नाम क्या होता है? इसका होता है वर्तमान काल। इसका क्या नाम है? भूत काल। इसका क्या नाम है भाई? भविष्य काल। तो काल नाम के राजा के पास 3 पुत्र थे। तीनों पुत्रों का नाम था प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और उन लड़कों का हिंदी में क्या नाम था? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। ये वर्तमान समय की जानकारी देता है, ये बीते हुए समय की जानकारी देता है, और ये आने वाले समय की जानकारी देता है। तो अब काल नाम के राजा के पास 3 लड़के हुए। अब इस काल नाम के राजा के पास नाती कितने हुए? ग्रैंडसन कितने हुए? हर राजा के हर लड़के के पास 4-4 पुत्र हुए। कितने हुए भाई? 4-4 पुत्र हुए। अब ये देखिए, यहां पर आप देख लो,
पहला कौन हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ऐसे आप देख लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब इसके चार पुत्र हुए प्रेजेंट टेंस के। पहला हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरे लड़के का नाम क्या था उसके? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस वर्तमान टेंस के तीसरे लड़के का क्या नाम था भाई? प्रेजेंट परफेक्ट, PRESENT, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथे लड़के का क्या नाम था भाई? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक। अब ऐसे ही यानी प्रेजेंट टेंस के कितने लड़के हुए? 4। तो इस काल नाम के राजा कि कितने नाती हो गए? 4 नाती हो गए, 4 ग्रैंडसन हो गए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। ठीक। ऐसे ही 4 लड़के पास्ट टेंस के पास भी थे। पहले लड़के का क्या नाम था इसके? अब इसकी बात मैं कर रहा हूं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर के बारे में भी अभी मैं बताऊंगा। दूसरे लड़के का क्या नाम था पास्ट टेंस के? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और तीसरे लड़के का क्या नाम था पास्ट टेंस के? पास्ट परफेक्ट टेंस। आज आप पूरा नाम याद रखिएगा, हम डिटेल में पर डे एक एक टेंस पढ़ाता रहूंगा। इसके बाद चौथा लड़का क्या है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है भाई। अब इस प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक और नाम देते हैं। जैसे आप अगर आप नाम रखना याद रखना चाहें तो इसको सिंपल प्रेजेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट इधर लिख दे रहा हूं, सिंपल प्रेजेंट, PRESENT। इसको भी कहते हैं, इसका भी दूसरा नाम है आपका सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। तो आप चाहे सिंपल प्रेजेंट कहिए या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहिए, अभी फ्यूचर का मैं बता रहा हूं। और पास्ट इंडेफिनिट का दूसरा नाम सिंपल पास्ट कहिए। तो प्रेजेंट टेंस के 4 लड़के हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ऐसे ही इसके पास भी 4 लड़के हो गए पास्ट टेंस के पास। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसको सिंपल पास्ट भी कहते हैं, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक। अब इसी प्रकार, अब क्योंकि वहां जगह नहीं है तो मैं मिटा के आपको बता रहा हूं कि प्रेजेंट के 4 हो गए, पास्ट के 4 हो गए, वैसे ही अब मैं मिटा के बता रहा हूं फ्यूचर के भी क्या हो गए? 4 हो गए। फ्यूचर के क्या हो गए? 4। फ्यूचर के भी 4 लड़के हुए भाई। पहले लड़के का क्या नाम था? फ्यूचर
इंडेफिनिट टेंस। इसका दूसरा नाम सिंपल फ्यूचर भी कह सकते हैं। अगर आप जानना चाहें तो सिंपल फ्यूचर भी इसको कहते हैं, सिंपल फ्यूचर। ठीक है, चाहे आप फ्यूचर इंडेफिनिट कहिए और चाहे आप सिंपल फ्यूचर कहिए। तो फ्यूचर टेंस के पहले लड़के का नाम फ्यूचर इंडेफिनिट या उसी का उपनाम आप दे दीजिए सिंपल फ्यूचर। दूसरे लड़के का क्या नाम था इसके भाई? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तीसरे लड़के का क्या नाम था भाई? फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। ओके। और चौथे लड़के का क्या नाम था भाई? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इस काल नाम के राजा के पास कितने नाती हो गए मिलाकर के? 12। तो 12 हो गए। तो फिर से देख लीजिए, टेंस माने काल, तो काल नाम का राजा था, उस राजा के 3 पुत्र हुए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और उस राजा के सभी तीनों पुत्रों के पास कितने पुत्र हुए? 4 तो 4 × 12 हो गए। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गए, प्रेजेंट टेंस के पहले लड़के का नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो गया दूसरे का, तीसरे का नाम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, चौथे का नाम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। ओके, आज सिर्फ नाम के बारे में जानकारी रखिए। अब पास्ट टेंस के पास्ट टेंस, अब ये पास्ट टेंस हो गया, तो पास्ट टेंस के पहले लड़के का नाम पास्ट इंडेफिनिट। अब यहाँ शॉर्ट में आप समझ लीजिए, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये मैं लिखा था, अब यहाँ मिटा दिया क्योंकि जगह नहीं था। अब ये फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस के पास भी कितने लड़के थे? 4 लड़के थे। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया, जिसको आप सिंपल फ्यूचर कहते हैं, बता चुका हूँ पहले। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। ये कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हमारे। ओके, तो आज हमने ग्रामर के बारे में, ग्रामर किसे कहते हैं इसके बारे में जानकारी दिया कि किसी भाषा को शुद्ध ढंग से पढ़ना, लिखना और बोलना हम सीखते हैं, वो व्याकरण कहलाता है। और दूसरा हमने वॉवेल और कॉन्सोनेंट की जानकारी दिया, और तीसरा हम टेंस के नाम के बारे में जानकारी। अब सभी टेंस का ट्रांसलेशन कैसे होता है, ये सूत्र सहित हम समय समय पर डेली आपको सूत्र लिखेंगे और बताते रहेंगे, पूरी हेल्प करेंगे, पूरी मदद करेंगे आपकी। आप ध्यान से सिर्फ समझने की कोशिश किया करो। तो आज हम अपने इस टॉपिक को खत्म करते हैं, कल मिलेंगे। थैंक यू सो मच। आप मेरे इस SSP एकेडमी वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब और लाइक आप करते रहिए, ताकि सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये वीडियो सीधे आपके पास पहुंचता रहेगा और आपकी हेल्प, सहायता होती रहेगी और साथ साथ मेरी भी सहायता होती रहेगी। तो थैंक यू सो मच टुडे, गुड नाइट।